वेलकम बैक कन्वे अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि साथियों आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th का। तो आइए जानते हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होती है। सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं जो कि आपके 10th क्लास में इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी कुछ आने वाला है इस चैप्टर में से। तो हमारे पास है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हमारे पास सबसे पहले हमें ये जानना होगा केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, उनसे बनने वाली इक्वेशंस क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन जैसे कि मैंने पीछे लिख रखा है कि जो द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, नए सब्सटेंस के साथ नई प्रॉपर्टीज जहां बनती है हमारे पास वो, और मोर सब्सटेंस जब भी हो सकता है और ज्यादा सब्सटेंस बन जाए, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सपोज दैट साथियों, सबसे पहले मैं बात बताऊं कि आपके आसपास देखोगे आपकी कुछ चीजें ऐसी घटित होती हैं, जैसे कि आप देखोगे कि आपका वो आपका लोहे में जंग लगना, डाइजेशन ऑफ फूड, आप सांस ले रहे हो, ये सारी चीज किसमें आती है, केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन में आप कौन सी गैस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, और आउट कौन सी कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या है कि गई ऑक्सीजन बाहर आई कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे क्या पता चलता है, हमारे पास कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुई है। आप दूध है, दूध से क्या जमा देते हो, दही जमा देते हो। तो जब दूध से दही जमता है तो उसके उस प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं क्या हुई है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर हम दूध में क्या करेंगे, नींबू निचोड़ देंगे, लेमन निचोड़ देंगे, तो क्या होगा, वो दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। फट के हम फाड़ के हम पनीर बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो क्या कहते हैं, नींबू डालने से दूध के अंदर कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं होती है, ऐसी रिएक्शंस होती हैं, जिससे कि दूध क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, फट जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि उसके अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे डेली लाइफ में कि जो हम डेली देखते हैं कि हमारी लाइफ में वो घटित होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, सपोज दैट ए प्लस में बी मिलके क्या बना दिया उन्होंने, सपोज दैट ए बी बना दिया। क्या बना दिया, ए बी बना दिया। अब इस तरफ के जो पार्ट है हमारे पास वो क्या कहलाएंगे, वो तो कहलाते हैं बेटा रिएक्टेंट, ठीक है। और इस तरफ के जो पार्ट है वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास प्रोडक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज होंगी, जो भी सब्सटेंस होंगे हमारे पास, वो क्या होंगे, रिएक्टेंट। जो आपस में रिएक्ट करेंगे वो रिएक्टेंट, और जो मिलकर जो रिजल्ट आएगा उसे हम क्या कहेंगे, वो क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, प्रोडक्ट। और ये जो बीच वाला साइन है, एरो है, ये इसे हम क्या कहेंगे, एरो ही कहते हैं, या फिर हम कहते हैं इट गिव्स, कि भाई ये क्या देता है हमें, ठीक है। व्हेन ए प्लस बी रिएक्ट इट गिव्स ए बी, ये क्या देता है हमें, एक ए बी प्रोडक्ट बना के देता है। सपोज दैट हमारे पास की यहाँ पे एक एग्जाम्पल, ये तो केमिकल रिएक्शन की बात हो गई कि भाई द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल दूध था, दूध में जामन डाल दिया, कुछ रिएक्शन हुई, दही बन के आ गया। एक नया सब्सटेंस है, उसकी भी प्रॉपर्टीज दही की अलग है, खट्टा है, ठंडा है, गाढ़ा हो गया है, बहुत सारी चीजें। आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस, एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस लेके आए, उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने बताया केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे चलने के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे ये होगा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। क्या चीज, केमिकल इक्वेशंस। जैसे कि ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई ये क्या है हमारे पास, ये है केमिकल रिएक्शन। किसकी डेफिनेशन है ये, केमिकल रिएक्शन की। अब बात करेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होगी, केमिकल इक्वेशन में हमारे पास ये आता है कि जहां पे, अब देखो आपके पास अगर कोई चीज नहीं होती तो हम क्या करते हैं, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर जीवन में हम क्या नहीं बनाते, हम केमिकल इक्वेशंस नहीं बनाते, तो हमें इक्वेशन कैसे लिखनी पड़ती, हमें इसी तरीके से लंबी लंबी इक्वेशन से स्टेटमेंट में लिखनी पड़ती। तो केमिकल इक्वेशन का रूप ही क्या है, केमिकल इक्वेशन का रूप है हमारे पास कि भाई आप क्या लिखोगे, यहाँ पे मैग्नीशियम का Mg लिखोगे, ऑक्सीजन का O2 लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, MgO। इससे सभी को पता चल गया। हालांकि अनबैलेंस इक्वेशन है, इसको बैलेंस करके बताऊंगा, अगला टॉपिक वही है हमारे पास। हालांकि हमें पता चल गया कि Mg मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बात करते हैं कि ये तो केमिकल इक्वेशन होगी, आशा करते हैं समझ में आएगा आपको, होप, ठीक है। तो जब केमिकल इक्वेशन होगी तो अब हम पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या है, वो भी देखने आएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। देखो एक तो रिएक्टेंट होगी, जब रिएक्टेंट के कुछ रिएक्टेंट के जो हमारे पास एटम्स है वो प्रोडक्ट के एटम से मैच नहीं होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट करने पड़ेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, तब जाके हम उसे क्या कहेंगे कि वो रिएक्शन क्या है, हमारे पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैंने लिया कि सपोज दैट, उसको हम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं ऐसे। ये हमारे पास अनबैलेंस दे रखी है, कैसे, इसको कैसे करेंगे, एक मेथड होता है हमारे पास हिट एंड ट्रायल। जब आप हिट एंड ट्रायल सीख जाओगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपकी बैलेंस इक्वेशन अगर आपको आती है करनी, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको डायरेक्ट भी मार्क्स मिल जाएंगे, कोई जरूरत नहीं हिट एंड ट्रायल मेथड करने की। लेकिन सीखने के लिए हमें हिट एंड ट्रायल मेथड ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे, लिखूंगा नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट
और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, जब ये लिखूंगा तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, एक तो Fe है और एक क्या है H है और एक क्या है ऑक्सीजन है। क्या है ऑक्सीजन, ये तीन तीन हमारे पास ये वैल्यू है। तो Fe क्या है, Fe इधर क्या है नंबर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इस तरफ वाला और प्रोडक्ट इस तरफ वाला। रिएक्टेंट में Fe कितने हैं 1, H कितने हमारे पास 2, ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास 1। Fe इधर कितने हो गए बेटा, Fe हो गए इधर 2, ऑक्सीजन कितनी हो गई हमारे पास यहाँ पे 4 और हाइड्रोजन कितनी यहाँ पे 2। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो इक्वल है हमारे पास। जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इक्वल है तो अनइक्वल कौन सा है, अनइक्वल ऑक्सीजन है। तो मुझे ऑक्सीजन में रिएक्टेंट की तरफ यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 बन जाए कितने हो जाएंगे, एक तरीके से 4 हो जाएंगे। तो 4 की मल्टीप्लाई करूंगे रिएक्टेंट में, नहीं यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मुझे 4, और Fe में क्या कर दूंगा 7 के साथ 2, 2 बन जाए कितना हो जाएगा 2। तो देखो नाउ यहाँ पे मैंने लिखा 2Fe प्लस में इसके आगे लगाऊं 4H2O गिव्स Fe2O4 और प्लस में यहाँ पे क्या आएगा H2। अब दोबारा से बनाएंगे टेबल, देखो अब डायरेक्ट मैं टेबल ऐसे बनाऊंगा, एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट। पेपर में आपको इस तरीके से बनानी है, ठीक है, और टेस्ट में भी, ये तो मार्क्स कटेंगे आपके। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा FeH और यहाँ पे क्या लिखूंगा O। रिएक्टेंट में कितने हो गए यहाँ पे, रिएक्टेंट में देखो 2, ठीक है, और 4 2 जा कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गए 8 और 4 बन जा 4, ऑक्सीजन 4 हो गई। ठीक है, Fe इधर कितना है 2, O कितने यहाँ पे, O तो अभी भी यहाँ पे 4 ही है बेटा, और ये कितना है हमारे पास H2, ये 2 ही है। ठीक है, अब देखो आप देखो 2 और 2 इक्वल हो गया, 4 और 4 इक्वल हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गई। तो अब प्रोडक्ट में क्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 की, यानी यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा 2Fe प्लस में 4H2O, ठीक है, और यहाँ पे इट गिव्स क्या देगा हमारे पास Fe2O4, Fe2O4 और प्लस में 4H2। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 4H2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा एलिमेंट, यहाँ पे लिखा मैंने रिएक्टेंट और यहाँ पे क्या लिखा मैंने प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एलिमेंट आएगा FeH और यहाँ पे क्या आएगा O। Fe कितना रिएक्टेंट में 2, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, Fe कितना इधर 2, ऑक्सीजन कितनी हमारे पास 4 और 4 2 जा कितना हो गया 8। बेटा अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, सारे क्या हो गए हमारे पास इक्वल हो गए। तो यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन इज क्या ये हमारे पास आइए 2Fe प्लस में 4H2O गिव्स Fe2O4 और प्लस में 4H2। ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। इसी तरीके के हमारे पास क्या करने है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन करनी है, और थोड़ा सा हायर लेवल भी है आपके पास कि आपको समझना होगा शब्दों को, जो 9th क्लास हमने पढ़े हैं टॉपिक कि किस तरीके से वहाँ पे एक एलिमेंट का नाम क्या है, उसके बाद कितने एटम आते हैं, क्या क्या चीजें आएंगी, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर होगी। और भी कोई बैलेंस इक्वेशन करनी हो तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा वीडियो के साथ साथ। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं बैलेंस इक्वेशन के बाद कि भाई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं। तो हम बात करते हैं आगे के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, और ये टाइप्स ऑफ केमिकल बैलेंसिंग पढ़ने के बाद हमारे पास जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वहीं पे हमारे पास चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं जैसे कि मैंने बताया कि इंट्रो क्लास है ये, ठीक है, तो इंट्रो में देखो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब हम पढ़ने जाएंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, जब दो रिएक्टेंट को आपस में जोड़ेंगे A प्लस में B, वो क्या गिव्स करेगा हमें C, एक नया कंपाउंड बन के आएगा, तो हमें उसे क्या कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग एक आती है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर हीट क्या होती है, हीट रिलीज होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज होती है। ठीक है, जब हीट रिलीज होगी तो जिस भी इक्वेशन में हीट रिलीज होगी उसे हम क्या कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। जैसे हम रेस्पिरेशन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है, ठंडी ऑक्सीजन ली, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड को फील करो वो गर्म होती है, तो वो रिएक्शन कौन सी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपके पास कई बार एग्जाम में भी आ जाएगा विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, तो आप लिख क्या होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक रिएक्टेंट टूट के स्प्लिट्स करके वहां पे दो या दो से ज्यादा क्या बन जाते हैं एलिमेंट निकल के आते हैं, उसे क्या कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डीकम्पोजिशन भी हमारे पास 3 तरीके का है, थर्मल डीकम्पोजिशन है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है हमारे पास, थर्मल डिकम्पोजिशन में जहाँ पे हम हीट को यूज करके क्या करते हैं किसी भी एलिमेंट को स्प्लिट करते हैं, वहाँ पे क्या आएगा हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन आएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या आएगा हमारे पास, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके किसी भी एलिमेंट को स्प्लिट करके नए कंपाउंड्स लेकर नई चीजें लेके आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फिर आता है हमारे पास फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हम सन को यूज करके, सन की रेज को यूज करके, सन की किरणों को यूज करके हम स्प्लिट करवाएंगे किसी भी एलिमेंट को, वो 2 या 2 से ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। अब बात आती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करते हैं डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह पे जाके खुद विराजमान हो जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। जहाँ मोर
रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेंगे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, उनको उनके स्थान से हटा के खुद जाके बैठ जाते हैं वहाँ पे या उसके साथ जुड़ जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। सेम चीज हमारे पास जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, हमारे पास जब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, ठीक है, जब आपसी समझौते से एक दूसरे को आयंस क्या कहेंगे, वो म्यूचुअली एक्सचेंज करेंगे, तो वहाँ पे क्या आएगा बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगी। ध्यान से सुनना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही वो होती है हमारे पास जहाँ पे आपस में एलिमेंट क्या करते हैं, म्यूचुअली एक्सचेंज कर लेते हैं आयंस को, इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर उसके बाद हमारे पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, वो रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन क्या है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो कौन सी होती है हमारे पास, रिडक्शन रिएक्शन होती है। बात करते हैं रेडॉक्स की। रेडॉक्स का मतलब क्या है, एक ही रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अब बात आती है कोरोजन की। कोरोजन क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि जंग लगने को कोरोजन कहते हैं, नहीं, जंग लगने को रस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन मतलब है किसी भी मेटल पर ऑक्साइड की लेयर को जमना, किसी भी मेटल पर ऑक्साइड की परत का चढ़ना, उसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में कॉपर की रिंग होगी या कॉपर के कोई एलिमेंट होगा, जग होगा, मग होगा, तो उसमें क्या होता है कि वो काला पड़ता जाता है धीरे धीरे, तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, एक लेयर जम रही है ऑक्साइड की, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोड। आपने देखा होगा घर में पायल होती है, पायल धीरे धीरे काली पड़ जाती है, चांदी की जो पायल होती है उसको काली क्यों पड़ रही है, क्योंकि वो कोरोड हो रही है। कोरोड मतलब कोरोजन। कोरोजन से हम कैसे बच सकते हैं। अच्छा, कोरोजन का एक दूसरा केस है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे क्या लगना, जंग लगना। फिर वो आपसे पूछेंगे कि भाई लोहे पे जंग लगने से हम कैसे बचा सकते हैं, पेंट से बचा सकते हैं, ग्रीसिंग से बचा सकते हैं लोहे को, ग्रीसिंग करके, और गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है हमारे पास, उससे बचा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास किस में आएंगी, कोरोजन में आएंगी। फिर आता है आपके पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या है, रेंसिडिटी का मतलब है कि हमारे पास जो खाना है उसके अंदर से वो खराब हो जाना, एक तरीके से विकृत गंधिता कहते हैं, एक तरह से अजीब तरीके की जब आप स्मेल आएगी तो उसे हम कहेंगे रेंसिडिटी। बात करते हैं कि ये कब कब होता है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस किस में भरी जाती है, चिप्स के पैकेट में भरी जाती है, ताकि चिप्स क्या हो, एक टाइम तक की वो मतलब उनकी एक्सपायरी ना हो, वो चल सके। ऐसे जितने भी हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी खाने की चीज, सबके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल होकर आती है, जिससे कि लॉन्ग समय तक की, लॉन्ग टाइम तक की चल सके, हम उन्हें यूज कर सकें। फिर आता है हमारे पास रेंसिडिटी का। हम रेंसिडिटी से कैसे बच सकते हैं कि भाई हमारी चीज खराब ना हो, या तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डालें, जैसे कि आपके पास आप कहोगे सर सोन पापड़ी आती है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, जिससे कुछ 6 महीने साल भर क्या नहीं होती, ये सोन पापड़ी कोई भी चीज खराब नहीं होती। फिर हमारे पास आता है, हमें उसे एयर टाइट कंटेनर में या तो फ्रीजर में रखें, रेफ्रिजरेटर का यूज करें, जिससे कि वो खराब नहीं होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन समझ में आएगा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखें। ये वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।